हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि कॉस्टिंग न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी को कवर कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं। और जो इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं वो इस लेक्चर को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें और पहली बार देख रहे हैं तब भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं देखना। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको हर बात समझ में आएगी। जैसा कि हम जानते हैं, सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आती ही आती है, और 20 नंबर की थ्योरी को एग्जाम में करने में समय कम लगता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने में समय लग सकता है, लेकिन अगर थ्योरी का वो क्वेश्चन आपको आता है तो 20 नंबर के थ्योरी को अटेम्प्ट करने में लगने वाला समय कम होता है। यानी कम समय के अंदर ज्यादा मार्क्स के लिए आप एग्जाम में मेहनत कर सकते हैं। सीए इंटर के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं कि थ्योरी को मत छोड़ो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो सबसे पहले थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करो, सबसे पहले। और यह कब होगा? जब आपने थ्योरी को पहले से पढ़ा होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने एक पतली सी समरी थ्योरी बुक दी हुई है, अराउंड 70 पेज की, 70 पेज की। हर चैप्टर को कैटेगरी एबीसी में तोड़ दिया है, और हर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कैटेगरी ए, बी और सी में तोड़ दिया है। तो उनके लिए इस बात को समझना बड़ा आसान है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लिया तो 90% चांसेस है कि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस कैटेगरी ए वाले क्वेश्चन से आ जाए। अब 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में अगर आप करते हैं तो आपका लगने वाला समय कम होता है। यानी कि जहां पर एग्जाम हॉल में पहले आपने 20 नंबर को सिक्योर कर लिया, उसके बाद जो फीलिंग आपके मन में आएगी, जो कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा, जो आपका मोरल बूस्ट होगा, जो आपको एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी कि यार मैंने 20 नंबर पर तो पकड़ बना ली है, अब मुझे आगे काम करना है। इसकी बराबरी कर पाना बड़ा मुश्किल है। एग्जाम हॉल में इतनी टेंशन रहती है स्टूडेंट को कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको कोई नया क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आरटीपी, एमटीपी इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जो बुक दी गई है वो मोर देन सफिशिएंट है। इस बात की मेरा चैलेंज रहता है कि आपको आपका पूरे का पूरा पेपर हमारी बुक से मिलेगा। फिगर्स को आधे कर देंगे, फिगर्स को दुगना कर देगा क्वेश्चन, या थोड़ा बहुत फिगर में चेंज कर देगा, बट क्वेश्चन वही मिलेगा आपको जो बुक में दिया है। 97 मार्क्स कॉस्टिंग में हमारा एक स्टूडेंट लेके आ चुका है, और मुझे वेट है उस स्टूडेंट का जो 100/100 नंबर लेकर आएगा, पूरे 100 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूट्यूब वीडियो सीरीज को। इसको हम कर रहे हैं स्टडी मैट से। तो आईसीआई ने जो आपको स्टडी मैट दिया है, तो स्टडी मैट निकाल लीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नंबर है आपका 3, और पेज नंबर पे आ जाइए 1.22, पेज नंबर 1.22, पेज नंबर 1.22। इस सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे वो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के, जहां से एग्जाम में आने के चांसेस हैं 90 to 95%, 90 to 95%। और यहां पर हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है कॉस्ट को क्लासिफाई करने की। कॉस्ट, खर्चा। कोई भी बिजनेस जब कुछ काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, खर्चा होता है। ऐसा कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, खर्चा चालू हो गया, मरने के बाद भी उस व्यक्ति के लिए खर्चा होता है। तो ये जो खर्चा है ना, ये तो इंसान का साया है। खर्चा तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है। ऐसी कंपनी के अंदर भी है, बिजनेस करने का सोचा नहीं कि खर्चा होना चालू हो जाएगा। कैसे? आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे फर्म बनानी है, कल को सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इतना सोचने पर ही आपको समझ में आ जाएगी बात कि अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो मुझे फर्म का पैन कार्ड लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहेंगे तो आपको एक छोटा सा अपना ऑफिस लेना पड़ेगा। ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ये नाम है मेरा, प्रैक्टिस करता हूं जी। इनकम टैक्स भरवानी हो तो आ जाइए मेरे पास, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करवानी तो आ जाइए मेरे पास।
तो खर्चा शुरू हो जाता है बिजनेस को शुरू करने की सोचने से ही। अब खर्चे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनी के लिए, एक एंटिटी के लिए? देखो, खर्चा अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा। हाँ, आमदनी 98, खर्चा रुपया। अगर खर्चा ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गया तो लॉस हो जाएगा। और कोई भी एंटिटी लॉस कमाने के लिए नहीं बनती। हालांकि यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। आज की डेट में मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस कमाने पर यकीन रखती हैं, लॉस कमाने पर। हां जी, उनका उद्देश्य है सेल को बढ़ाओ, प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यह बिजनेस करने का जो तरीका है ना, मैं इसे गलत तरीका मानता हूं। अगर अपने पैसे को जलाकर दिवाली मनाई तो क्या फायदा? पैसे को कमाकर पटाखे खरीद कर दिवाली मनाओ तो फायदा है। तो खर्चे पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और खर्चे पर कंट्रोल करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इस खर्चा कैसे बिहेव करता है। मतलब यह खर्चा कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, इस खर्चे का नेचर क्या है। तो ध्यान देना, यहां पर कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। खर्चे को बोलते हैं फिक्स खर्चा, वेरिएबल खर्चा और सेमी वेरिएबल खर्चा। अच्छा, फिक्स खर्चा वो खर्चा जो फिक्स रहता है। एग्जांपल के लिए, कल को सीए बनने के बाद आपने एक छोटी सी शॉप या छोटे सा ऑफिस कह लीजिए, छोटा सा ऑफिस आपने किराए पे लिया कि भाई 15,000 रुपए रेंट दे दूंगा, किराए पे एक ऑफिस लेता हूं। तो जो 15,000 रुपए है, ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। हर महीने पे करना ही पड़ेगा। क्लाइंट चाहे आए चाहे ना आए, आपकी इनकम हो चाहे ना ही हो, नहीं हो इनकम आपकी, तो ये खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स कॉस्ट। तो ये है पहली कैटेगरी, फिक्स कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर ए पीरियड। ध्यान देना, फॉर ए प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है, समय के हिसाब से खर्च होता है ये। एक महीने का रेंट 15,000 रुपए, इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। विच within a certain output and turnover limit tend to be unaffected by the fluctuation in level of activity, output और turnover। कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है, आप काम करें या ना करें, प्रोडक्शन करें या ना करें, परचेज करके सेल करें या ना करें, क्लाइंट आए या ना आए, यह खर्चा तो होगा। इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। यह खर्चा सेम रहता है, ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। ध्यान देना, ये जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको, ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से बता रहा हूं। यहां पर हम डिसीजन की बात कर रहे हैं 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल, क्योंकि 1 साल बाद तो रेंट भी बढ़ जाता है ना। रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक शर्त लिखी होती है, अभी तो 15,000 है, अगले साल 10% किराया बढ़ा दूंगा। तो यहां पर जो हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यह बात कर रहे हैं 1 साल को ध्यान में रखते हुए, 1 फाइनेंशियल ईयर। 1 साल के बाद जिस खर्चों को आप फिक्स कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम रहने पर भी चेंज हो जाएगा, ये एक अलग बात है। समझ में आई बात? तो ये खर्चा है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, एंटिटी क्या चाहती है? जब आप प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले क्या चाहोगे आप? यार मेरी इनकम तो गई भाड़ में, सबसे पहले खर्चा कहां से पे होगा इसका जुगाड़ करो। यानी कि इतने क्लाइंट तो कम से कम लेकर आओ कि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कर ले। रिकवरी शब्द समझ में आया? रिकवरी मतलब है फिक्स कॉस्ट जो आपने ओनर को दिया, उस पैसे को किसी और से ले लिया, इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कर लेना। समझ में आती है बात? तो जब बिजनेस करने की सोचते हैं, हालांकि इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन बिजनेस तो भाई बिजनेस है, लॉस होने की संभावना भी रहती है। तो शुरुआत में सबसे पहले इंसान सोचता है कि शुरुआत के अंदर कम से कम बिजनेस के खर्चे तो निकालूं, कम से कम इतनी इनकम तो करूं कि मेरे फिक्स कॉस्ट निकाल सकूं, मतलब मेरी इनकम मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। भले मुझे ही प्रॉफिट हो या ना हो, बट रेंट को पे करने के लिए मैं अपनी मां के गहने नहीं बेचूंगा, ना अपनी बैंक की एफडी तोड़ूंगा, ना पिताजी के जमीन के कागज लेके जमीन बेचूंगा। यानी कि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी आप क्लाइंट से ही करना चाहेंगे, जिस पर्पस से आपने अपना बिजनेस खोला है। देखिए, आपके मन में आ रहा होगा सर इसे तो प्रोफेशन कहते हैं। हां, कह लीजिए, आप कह लीजिए, आप बिजनेस कहें प्रोफेशन कहें
कुछ भी कह लीजिए, मैं सिंपल बात कर रहा हूं इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है ना, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ता है। तो ये था हमारा फिक्स कॉस्ट। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 1.23। यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है ग्राफ। यह आपका वाई एक्सिस और यह आपका एक्स एक्सिस। आपने ग्राफ तो बनाया होगा 10th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर, वही है ये। वाई एक्सिस पे दे रखा है आपको कॉस्ट और एक्स पे दे रखा है आपको आउटपुट। ठीक बात है। अच्छा, अगर कुछ भी ना बनाए, मतलब कि आउटपुट 0 हो, तो कॉस्ट कितनी होती है? तो कॉस्ट होती है जी 10,000 रुपए की। अच्छा, यानी कि पूरे महीने अगर एक भी क्लाइंट ऑफिस में नहीं आया तो खर्चा कितना होगा रेंट का? 10,000 रुपए। अगर महीने में 100 क्लाइंट आ गए तो तब भी खर्चा कितना होगा? 10,000 रुपए। अगर महीने में 500 क्लाइंट आ गए तो तब भी खर्चा होगा 10,000 रुपए। तो नोट करो जरा, इसका नेचर, इसका बिहेव पकड़ने की कोशिश करो। इसे बोलते हैं बिहेव को पकड़ो। आउटपुट बढ़ने पर या घटने पर इस खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। यानी यह खर्चा ढीठ खर्चा है। कंपनी प्रोड्यूस करे ना करे, क्लाइंट आए ना आए, खर्चा तो होगा ही। इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। एग्जाम में अगर फिक्स कॉस्ट के ऊपर कुछ 1-2 नंबर का आ जाए और अगर आप ये ग्राफ बना दें तो पूरे के पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। वेरिएबल कॉस्ट। नाम क्या है? वेरिएबल। अच्छा, वेरी माने मतलब क्या होता है? वेरी मीन्स होता है चेंजेबल। क्या होता है? चेंजेबल, जो बार बार बदलता रहता है। बोलते हैं ना, इंसान है कि सिक्का तुरंत बदल गया। तो वो कॉस्ट जो आउटपुट के बढ़ने पर बढ़ जाए, आउटपुट के घटने पर घट जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट के बढ़ने पर तो बढ़ जाए और घटने पर घट जाए। ध्यान देना जरा मेरी बात पर। यूनिट्स, और यहां पे लिखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल, अगर यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर ली और आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, उसे बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी खर्चा टोटलिटी में बढ़ गया। अगर यूनिट्स कम प्रोड्यूस करने पर खर्चा टोटलिटी में घट गया तो उसको बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हर वो खर्चा जो आउटपुट के बढ़ाने पर बढ़ जाता है, आउटपुट के घटाने पर घट जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये डायरेक्ट लेबर मतलब क्या? वो व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम करता है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, जो फैक्ट्री में काम करता है, सैलरी या कह लीजिए वेजेस, तो उसको मंथली बेस पे मिलता है। अगर मंथली बेस पर उसको पेमेंट मिल रहा है तो ये वेरिएबल कैसे हो गया? बिल्कुल सही डाउट आपके मन में आया है। आपको बता दूं, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल तभी होगा जब हम लेबर को पेमेंट करें यूनिट बेसिस पर। किस बेसिस पर? यूनिट बेसिस पर। अगर एक पेन बनाओगे तो 5 रुपए मिलेंगे, अगर 2 बनाओगे तो 10 रुपए, 3 बनाओगे तो 15 रुपए, 100 बनाओगे तो 500 रुपए। कुल मिलाकर ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा पेमेंट करेंगे हम, कम बनाओगे तो कम पेमेंट करेंगे हम, और नहीं बनाओगे तो नमस्ते कर देंगे हम, यानी कुछ नहीं मिलेगा। अगर खर्चे का यह नेचर है कि एक्टिविटी के बढ़ने पर खर्चा बढ़ जाता है, एक्टिविटी के घटने पर खर्चा घट जाता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम, कोई भी। अब यहां पर दिख रहा है आपको वेरिएबल कॉस्ट का एक ग्राफ। ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस। वाई पे क्या दिखा रखा है? कॉस्ट। एक्स पे क्या है? आउटपुट। कुल मिलाकर वही जैसे फिक्स कॉस्ट वाले ग्राफ में दिखाया गया था। अच्छा, कुछ भी ना बनाए तो खर्चा कितना होता है? कुछ भी नहीं। अगर 100 यूनिट बनाए तो खर्चा होता है 10,000। कैसे निकाला मैंने? लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के ऊपर। अगर बनाए 200 यूनिट तो खर्चा होता है जी 20,000। ध्यान देना जरा। तो देखो आप,
जैसे मैंने 100 से बढ़ाकर प्रोडक्शन को 200 किया, वैसे ही कॉस्ट 10,000 से बढ़कर हो गई 20,000। इसका मतलब यूनिट के बढ़ते ही कॉस्ट बढ़ गई। इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए इसकी जो ग्राफिकल लाइन होती है ना, ये नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाती है। अच्छा, इसको मैं आपसे भी लिंक कर सकता हूं। देखिए, अगर आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहां पर चांसेस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हो सकता है आप किताबों के संग समय तो बिताते हो, बट किताबों को पढ़ते ना हो। यह बड़ी समस्या है। 10 घंटे किताबों के पास आप बैठे रहे, क्वेश्चन को देखते रहे, क्वेश्चन आपको देखता रहा, लेकिन आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो इसे मैं पढ़ाई नहीं मानता हूं। इसे क्या मानता हूं? आंख मिचोली। यानी क्वेश्चन कर नहीं रहे आप, समय वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं ये मानूं कि 8 घंटे आप अगर पढ़ने बैठे थे तो 8 घंटे आपने पढ़ाई की है, तब मैं ये कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। अब ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ाई करोगे कम नंबर आएंगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो नहीं नंबर आएंगे, नंबर ही नहीं आएंगे आपके। हाँ जी। तो बताओ जरा, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर और आपके पढ़ने से जो मार्क्स का जो नेचर है, आपको समझ में आई बात कि कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्क्स? कैसे बिहेव कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या कुछ मार्क्स फिक्स कॉस्ट वाला नेचर भी रखते हैं क्या? मतलब बिल्कुल ना पढ़ो तब भी उतने नंबर तो आ ही जाएंगे। ऐसा कोई मार्क्स है क्या? कह सकते हैं 1 नंबर, शुरू का 1 नंबर। एग्जाम की कॉपी पर कुछ मत लिखो, कुछ मत पढ़ो आप, और वहां पे कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी। 1 नंबर तो आपको आराम से दे देगा एग्जामिनर, आराम से। 1 नंबर क्या कह सकते हो आप? फिक्स कॉस्ट की नेचर के। मेहनत से फर्क नहीं पड़ रहा, लिखा दिया तो आप उससे नंबर दे दिया, जाओ यार ऐश करो। क्योंकि 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 10 नंबर हो, फर्क क्या पड़ता है? स्टूडेंट तो फेल ही है। तो नेचर जानना जरूरी इसलिए होता है ताकि हम उस खर्चे पर अंकुश लगा सकें, खर्चे को हम कंट्रोल कर सकें। अगर हमें यही ना पता हो कि हमारे इस काम करने से यह खर्चा बढ़ जाता है, तो कैसे हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे? कैसे हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे? समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा खर्चा है आपका, तीसरी कैटेगरी कह लीजिए आपकी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, जो ना तो फिक्स कॉस्ट है ना ही वेरिएबल कॉस्ट है, वो क्या है? सेमी वेरिएबल। पूरी तरीके से फिक्स भी नहीं है, पूरी तरीके से वेरिएबल भी नहीं है, तो ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। इन खर्चों को बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल, यानी आधे वेरिएबल तो आधे क्या फिर फिक्स्ड, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसी को हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ध्यान देना जरा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल, अब थोड़ा सा ये एग्जांपल फिट नहीं होता इसके ऊपर। अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था? टेलीफोन बिल के अंदर टेलीफोन कंपनियां एक मंथली फिक्स रेंटल लगाया करती थी। रेंट क्या बोलते थे कि भैया 200 रुपए तो आपका मंथली रेंट है, प्लस 50 पैसे पर कॉल। पहले के प्लान कुछ ऐसे हुआ करते थे। तो उस समय आप बोल सकते थे कि भाई ये जो खर्चा है टेलीफोन बिल का, ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अभी क्या बोलते हैं? मंथली रेंटल है आपका 250 रुपए और कॉल पे है 0, यानी कोई कॉस्ट नहीं है कॉल करने पर, सिर्फ 250 रुपए देने हैं आपको। तो अब बताओ ये क्या है? अब तो ये कौन सा बन गया? फिक्स कॉस्ट। यानी कि जो एग्जांपल आपके स्टडी मैट में लिखा हुआ है टेलीफोन बिल वाला, ये एग्जांपल आज के इस जमाने में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता। इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल, हाँ ये तो फिट बैठता है। कभी आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करना, तो उसके अंदर कुछ होगा फिक्स चार्जेस, जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि मीटर के चार्जेस हैं, मंथली रेंटल है, ये फिक्स रहता है। अगर आप 2 महीने घूमने चले गए, घर पे कोई था ही नहीं, 1 यूनिट बिजली की कंज्यूम नहीं हुई, तब भी आपको फिक्स रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो ये खर्चा है, ये पूरी तरीके से फिक्स भी नहीं है, पूरी तरीके से वेरिएबल भी नहीं है। ये कौन सा है? सेमी वेरिएबल, या कह लीजिए सेमी फिक्स्ड। तो खर्चा है सेमी वेरिएबल। अच्छा, खर्चा सेमी वेरिएबल है,
इसका मतलब है इसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालो। हमें क्या चाहिए उसके लिए? फिक्स कॉस्ट। और ऐसे में अगर क्वेश्चन के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड को अलग करना है, वेरिएबल को अलग करना है। यानी कि अगर दूध में पानी मिक्स है तो आपको दूध को अलग करना है, पानी को अलग करना है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हम उसके वेरिएबल पार्ट को अलग कर लेते हैं, फिक्स पार्ट को अलग कर लेते हैं। बताओ ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपके मन में जवाब आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करते हैं तो सब बता देंगे आपको क्यों करते हैं, बताओ। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब तक खर्चे का नेचर नहीं पता, खर्चे का बिहेव नहीं पता, खर्चा कब घटता है कब बढ़ता है ये नहीं पता, तब तक हम उस खर्चे को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि खर्चों को मिनिमाइज करने के बाद ही एक कंपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। ध्यान देना जरा, यह है कॉस्ट और यह है प्रॉफिट। कॉस्ट कम की तो ध्यान से देखो ऑटोमेटिक प्रॉफिट ऊपर आ गया है। देखा, मैंने कॉस्ट को कम किया है, इस हाथ को मैंने हिलाया भी नहीं। कॉस्ट को जैसे मैंने कम किया प्रॉफिट अपने आप ऊपर हो गया। कॉस्ट को मैंने और कम किया, प्रॉफिट अपने आप ऊपर हो गया। कॉस्ट को मैंने और कम किया। तो समझ में आती है बात कि कॉस्ट कम करने से प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज। और अगर कॉस्ट ऊपर हो जाए तो क्या हो गया है? प्रॉफिट में कमी आ गई है। और अगर कॉस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो ये प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो खर्चे के नेचर को जानना बहुत जरूरी है। समझ में आई जी बात? तो ये था कि खर्चों को 3 कैटेगरी में तोड़ दिया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बाद आ जाइए मेथड ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। किस प्रकार से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स पार्ट अलग करते हैं, वेरिएबल पार्ट अलग करते हैं। स्टडी मैट में आपको दे रखे हैं 5 मेथड, ग्राफिकल, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, एनालिटिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और चौथा मेथड है कंपैरिजन मेथड। और एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका कंपैरिजन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एग्जाम में कभी ऐसा हुआ कि आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए उसके फिक्स पार्ट को अलग करना है, वेरिएबल पार्ट को अलग करना है, तो मेथड नंबर 4 आप यूज करेंगे। तो आइए मेथड नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं और पेज नंबर 1.26 पे आ जाइए, आपको समझाते हैं कैसे। पेज नंबर 1.26, ये रहा आपका कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। बेसिकली इसे प्यार से बोल दो कंपैरिजन मेथड। क्या बोलेंगे हम? कंपैरिजन मेथड। तो देखो कंपैरिजन मेथड नाम से जानते हैं आप, कंपेयर करना। और कंपैरिजन तो बचपन से चालू हो ही जाता है, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है। और हिंदुस्तानी क्या बोलोगे आप, हिंदुस्तान के बाहर भी कंपैरिजन तो होता ही है ना। पेरेंट्स करते हैं कंपैरिजन, कई बार हम खुद भी करते हैं कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन को अगर पॉजिटिवली करें तो फायदा है क्या? हाँ, फायदा है। अच्छा, कंपैरिजन को नेगेटिवली करें तो नुकसान है क्या? हाँ, नुकसान है। तो कुल मिला के बात यह है, कंपैरिजन करना अपने आप में गलत है ऐसा नहीं है, कंपैरिजन करने से अच्छा भी हो सकता है। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को अपने दोस्त जो कि रैंक लेके आया था उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर किया तो आपको फायदा होगा। आपको समझ में आएगी कुछ बात कि वो कितने घंटे पढ़ाई करता है, किस स्पीड में पढ़ाई करता है, कितने क्वेश्चन करता है और आपने कितने क्वेश्चन किए, किस स्पीड में पढ़ाई की, आपका तरीका क्या है पढ़ने का। तो कंपैरिजन करने से आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स जानकर उसको इंप्रूव कर सकते हो और धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी भी रैंक आ सकती है। फिर रैंक मतलब क्या हो गया? अच्छे मार्क्स। तो ये रहा आपका कंपैरिजन मेथड। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको 2 लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिए होंगे। अब देखो, अगर 100 यूनिट बनाए तो खर्चा कितना होता है जी? 260। अच्छा, 140 यूनिट बनाए तो खर्चा कितना होता है जी? 300। इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक खास बात बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई खर्चा फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ध्यान देना जरा। अगर टोटलिटी में सेम रहता है तो वो फिक्स कॉस्ट है।
अगर टोटलिटी में सेम रहता है तो वो फिक्स कॉस्ट है। यानी कि आप 10 बनाओ या 10,000 यूनिट्स बनाओ, टोटल खर्चा सेम है, रेंट 10,000 ही था, 10,000 ही रहेगा। ये कौन सा खर्चा है? फिक्स कॉस्ट। दूसरी बात, अगर पर यूनिट बेसिस पर सेम हो तब ये कौन सा खर्चा है? वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। पर यूनिट बेसिस पर अगर सेम हो तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि खर्चा किस कैटेगरी का है? फिक्स कैटेगरी का है, वेरिएबल कैटेगरी का है। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों रूल्स क्या हैं? गोल्डन रूल्स। अच्छा, यहां पर हम चेक करते हैं, हम पहले हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, हम पहले चेक करेंगे। भाई 100 बनाने पे 260 खर्चा हुआ और 140 बनाने पे 300 रुपए का खर्चा हुआ। क्या टोटलिटी में सेम है? सर सेम कहां है टोटलिटी के अंदर? 260 और 300 डिफरेंट है अपने आप में। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब चेक करेंगे वेरिएबल कॉस्ट है क्या। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट है क्या, इसको चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। तो जरा निकालो, 260 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा? 2.60। 300 बटा 140 निकालता हूं जरा, कितना आ रहा है ये? 300 डिवाइड बाई 140, ये आ गया 2.14। 2.14। अब बताओ, क्या पर यूनिट बेसिस पर सेम है? सेम नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। अब ना तो ये फिक्स कॉस्ट और ना ये वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर ये है क्या? ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ये वो दूध है जिसमें पानी मिक्स है। हमें कंपैरिजन मेथड का इस्तेमाल करके दूध को अलग करना है, पानी को अलग करना है। यानी कि फिक्स पार्ट को अलग करना है, वेरिएबल पार्ट को अलग करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला ये रहा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला कैसे बना, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। इसका डिटेल्ड डेरिवेशन है। इस फॉर्मूले के पीछे पूरा मैथमेटिकल लॉजिक है, जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। तो चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो भाई 260 से बढ़ के कितना हो गया? 300, मतलब कितना चेंज है? 40 रुपए का। यूनिट्स 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 140। कितना डिफरेंस है? 40 यूनिट्स का। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 40 रुपए। चेंज इन टोटल यूनिट्स कितना है? 40। तो 40 बटा 40 कितना आ गया? 1 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब है कि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल पार्ट है 1 रुपया पर यूनिट। 1 रुपया पर यूनिट। अब हमें निकालना है फिक्स कॉस्ट। अब मेरे पास देखो दो लेवल है, एक 100 रुपए का है और एक 140 रुपए का है। अच्छा, इस 260 में क्या क्या है जरा बताना। 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में 260 रुपए लगते हैं। इस 260 में क्या क्या है? तो यहां पर फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अभी निकाला 1 रुपया पर यूनिट। तो 1 रुपया गुना करो 100, कितना आ गया? 100 रुपए। तो बताओ जरा फिक्स कॉस्ट कितनी है? निकालो जरा भाई, दोनों मिला के 260। इस 260 में 100 रुपए क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब हुआ फिक्स कॉस्ट है 160 रुपए। फिक्स कॉस्ट है 160 रुपए। ठीक है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने 100 यूनिट के बेसिस पे निकाला फिक्स कॉस्ट, अगर मैं एग्जाम के अंदर 140 यूनिट के बेसिस पे निकालूं तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। 140 यूनिट बनाने में खर्चा आता है 300 रुपए। कितना खर्चा? 300 रुपए। अच्छा, 300 में भी क्या क्या है? यहां पर ये फिक्स कॉस्ट भी है और इसी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? तो 1 रुपए पर यूनिट। तो 140 गुना 1 कितना होगा? 140। तो बताओ जरा फिक्स कॉस्ट कितनी? बताओ जरा फिक्स कॉस्ट कितनी? टोटल खर्चा 300 रुपए। 300 रुपए में 140 रुपए क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी बची? 160। तो देखा आपने, आंसर दोनों में क्या आया है? सेम। यानी कि एग्जाम में आपकी मर्जी है, आप कौन से लेवल को लेकर
फिक्स कॉस्ट का अमाउंट निकालते हैं। यह आपकी मर्जी है। और यह मेथड एग्जाम में बहुत इस्तेमाल होता है, और इस मेथड का मेन इस्तेमाल होता है मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में, जहां पर क्वेश्चन हमको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालने के लिए बोलता है। तो वहां पर कई बार हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई होती है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी फिक्स कॉस्ट अलग और वेरिएबल कॉस्ट अलग। तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाइए पेज नंबर 1.28 पर। पेज नंबर 1.28। इस पे आ जाइए। पेज नंबर 1.28। मैं आपको सारी वो थ्योरी इन सीरीज में करा दूंगा जिसके बेस पर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस 90% से 95% तक होते हैं। 90 से 95%। और साथ में आपको बताता जाऊंगा कि किसका कितना यूज है, मतलब किस थ्योरी के क्वेश्चन पर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम कुछ शब्दों का मीनिंग समझेंगे। कुछ शब्दों का मीनिंग समझेंगे। आपके मन में सवाल पहले आना चाहिए कि शब्दों का मीनिंग समझने से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो, दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि एग्जाम में आपको पूछ ले, बताओ भैया प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बता दो भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है। बता दो जी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन थ्योरी का ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुका है। एक हेडिंग का मीनिंग लिखने के लिए आपको मिलेगा 1 नंबर, और मीनिंग लिखने के अंदर लगेंगे आपको 1.5 से 2 लाइन, मैक्सिमम 1.5 से 2 लाइन। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है। तो यह तो है पहला तरीका जिसके बेस पर एग्जाम में इन टॉपिक के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, मतलब आपको 4-5 एग्जाम्पल दे देगा खर्चों के, और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो ये खर्चा किस कैटेगरी में आता है। क्या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, क्या ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, क्या ये मार्जिनल कॉस्ट है, क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्या ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। दूसरा तरीका है ये वाला। तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ए कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट इज नोन एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्शन करने से पहले खर्चे का अनुमान लगाना, खर्चे का अनुमान लगाना क्या कहलाता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जैसे आपने जब सीए कोर्स करने के बारे में सोचा होगा तो आपने पहले से आइडिया लगाया होगा कि इसे करने में कितना खर्चा आएगा, इसे करने में कितना समय लगेगा, इसे करने में कितनी मेहनत लगेगी, और साथ में आपने यह भी निकाला होगा कि इसे करने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये सब क्या था, प्री डिटर्मिनेशन कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। आगे बढ़ते, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगला टर्म क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल होता है वेरिएंस को निकालने के लिए। एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां पर हम वेरिएंस को निकालते हैं। वेरिएंस मतलब अगर एक काम को करने में 100 रुपए का खर्चा आना चाहिए था और उसी काम को करने में 150 रुपए का खर्चा आया है, इसका मतलब है कि 50 रुपए का खर्चा एक्सेस आ गया, ज्यादा आ गया। अब वो 50 रुपए ज्यादा आया, गलती किसकी थी उसको ढूंढेंगे। कंपनी के अंदर आपने परचेज मैनेजर को बोला कि भाई परचेज मैनेजर साहब, मार्केट से इस पेन का मटेरियल अगर आप खरीदोगे ना तो एक पेन पर आपकी मटेरियल कॉस्ट आएगी 10 रुपए। आपने बता दिया उसको कि मार्केट में जब भी आप जाओगे 10 रुपए खर्च करोगे तो एक पेन को बनाने वाला सारा प्लास्टिक रिफिल, प्लास्टिक बॉडी, सब कुछ 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको मालूम पड़ा कि 1 महीने के बाद जब वो खरीद के लाया तो वो 13 रुपए में लेके आ गया, यानी कि एक पेन को बनाने का मटेरियल 13 रुपए में। तो क्या गुस्सा नहीं आएगा आपको कि 3 रुपए फालतू क्यों खर्च कर दिए। आ जाओ मैनेजर साहब, बात करते हैं जरा, 10 रुपए का ये आना चाहिए था, आप 13 रुपए का क्यों लेकर आए। तो 3 रुपए का क्या है, वेरिएंस।
सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है यहां पर? नेगेटिव। खर्चा 10 रुपए होना चाहिए था, हो कितना गया? 13 रुपए। 3 रुपए का फालतू खर्चा क्या करेगा? प्रॉफिट को कम कर देगा, और प्रॉफिट को कम होता हुआ देखकर आपको तकलीफ तो होनी लाजमी है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस एक काम को करने में कितना खर्चा आना चाहिए था, इस बात की कैलकुलेशन, इस बात की कैलकुलेशन। अगला टॉपिक है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, या कह लीजिए एक हलवाई है, रोज समोसे बना के बेचता है। अब जब समोसे बना के बेचता है, रोज मान लो 500 समोसे बनाता है, वो कितने? 500। हालांकि इस टाइम पे चल रहा है कोरोना, तो हो सकता है कि सेल में इंपैक्ट पड़ गया हो, अब 500 नहीं बिकते, 200 ही बिकते हैं, कोई बात नहीं। 200 समोसे रोज बनाकर बेचता है, गर्मा गर्म चटनी के साथ, मजा आता है खाने में। 200 समोसे को बनाने में मान लेते हैं खर्चा आ गया 2000 रुपए का। कितना खर्चा आ गया? 2000 रुपए का। 201 समोसे बनाने में खर्चा आया 2020 रुपए का। 200 समोसे बनाए, खर्चा आया 2000 रुपए। 201 समोसे बनाने में खर्चा आया 2020 रुपए। इसका मतलब है कि एक समोसा एक्स्ट्रा बनाने में 20 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब भी वही होता है, खर्चे को एस्टिमेट करना। आपने कोई बिल्डिंग बनवानी है, घर बनवाना है, कोई कार खरीदनी है, तो आप क्या कर रहे हो? खर्चों का एस्टिमेट कर रहे हो कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, गाड़ी खरीद ली तो कितने की पड़ेगी, कितना खर्चा आएगा पेट्रोल का, ड्राइवर का, मेंटेनेंस का। ये सब क्या है? एस्टिमेशन। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। देखो, डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हल्का सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एक यूनिट को बढ़ाने और घटाने पर कॉस्ट में कितना परिवर्तन आया, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन डिफरेंशियल बोलते हैं एक नंबर ऑफ यूनिट्स को, यानी समोसे 2000 की जगह 200 की जगह 250 बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो उन 50 एक्स्ट्रा समोसे को बनाने में आने वाला खर्चा क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल कॉस्ट। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां निकालते हैं पर यूनिट बेसिस पर, और यहां निकालते हैं टोटल ज्यादा यूनिट्स के बेसिस पर। तो यह है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट माने क्या होता है जी? इंप्यूटेड कॉस्ट माने होता है नोशनल कॉस्ट, यानी वो खर्चा जो हुआ नहीं है लेकिन आप उसे खर्चा मानते हो। सर ऐसा कौन सा खर्चा आ गया जो हुआ नहीं है पर तभी हमें खर्चा मानना चाहिए? देखो, सीए कर रहे हैं, सीए बनने के बाद 1 लाख पर मंथ की सैलरी आराम से लग जाती है। मान लो नहीं लगी, कोरोना काल चल रहा है इस टाइम पर, सैलरी कम लगी, मान लेते हैं 80,000 की सैलरी लगी पर मंथ की, तो 6 महीने में कितने कमा लेंगे? 4,80,000। मोटा मोटा इसे मान लेते हैं 5 लाख रुपए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी सीए बनने के बाद अगले 6 महीने में जॉब करके 5 लाख रुपए कमा पाना संभव है। लेकिन अगर किसी अटेम्प्ट में रह गए तो, फेल हो गए तो, इसका मतलब है कि अब एग्जाम 6 महीने बाद देना है। यानी कि सीए बन जाते तो 6 महीने में जो कमाते अब तो वो कमा नहीं पाओगे, क्योंकि सीए तो अभी बने ही नहीं। तो ये कॉस्ट क्या है? नोशनल कॉस्ट। आपकी जेब से गया नहीं, लेकिन है ये खर्चा। आपको कुछ मिल सकता था लेकिन वो मिला नहीं, यह है नोशनल कॉस्ट। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर समय पर पढ़ाई करें, प्लानिंग पूरी फॉलो करें, अपने प्लान को पूरा फॉलो करें, छोड़े मत। अगर एक भी अटेम्प्ट फेल हो गए ना तो सीधे 5 लाख का नुकसान है, और इसी को बोलते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट, या इसी को बोल दीजिए आप नोशनल कॉस्ट। बात तो एक ही है। और एक खास बात, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं
क्लास करूं या नहीं करूं, सेल्फ स्टडी कर लूं क्या? तो देखो, सेल्फ स्टडी करके सीए बन पाना पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, संभव तो है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करने पर कोई पॉइंट आपसे छूट गया या आपकी नॉलेज उस डिटेल्ड नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो पाई और किसी भी कारणवश 6 महीना एग्जाम डिले हो गया अटेम्प्ट रह जाने के कारण, सीए बनना डिले हो गया अटेम्प्ट रह जाने के कारण, तो ये जो नुकसान है ना 5 लाख का, ये फीस से ज्यादा है। यहां पर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल। क्लासेस नहीं की, आपने पैसों को बचा लिया, सेल्फ स्टडी करके सीए बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस अगर एक भी अटेम्प्ट रह गया बिकॉज कि नॉलेज नहीं मिल पाई पूरी सेल्फ स्टडी के अंदर। अब जैसे मैं कहता हूं, मैंने जो अपने स्टूडेंट को बुक सेट दिया है, जो बुक्स मैंने अपने स्टूडेंट को दिए, सीए इंटर लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, मेरी इस बात की चैलेंज रहती है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना बुक से मिलेगा आपको। ऐसा क्यों रहता है? ऐसा चैलेंज मैं कैसे कर सकता हूं? ऐसा चैलेंज मैं इसलिए कर सकता हूं, क्लास में होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कि क्वेश्चन तक याद हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत डीप लेवल पर, और साथ में आरटीपी हो, एमटीपी हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो, कोई और राइटर की बुक हो, कोई इंटरनेशनल बुक, कुछ भी हो, उन सबको मैंने खुद से पढ़कर क्वेश्चंस को छांट कर काम काम के क्वेश्चंस को अपनी बुक में रखा है, काम काम के क्वेश्चंस को, और इसी मेहनत के बेस पर मैं अपने स्टूडेंट को कंफर्म कर देता हूं कि भाई क्वेश्चन पेपर तो आपका इसी बुक से आने वाला है। अब सोचो, बच्चे को पता लग गया इसी बुक से पेपर आने वाला है, अब वो क्या करने वाला है? इस बुक को बार बार रिवाइज करेगा और पेपर उसी से आता ही और आएगा भी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आप सोचो, आपने जो फीस दी मुझे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने के बाद इसी बात में परेशान रहे कि आरटीपी, एमटीपी, कोई क्वेश्चन, कौन सी बुक, कहां से मटेरियल रेफर करूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कोई चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर कितना ज्यादा या कितना कम, इसी में लगा रहा और बाई चांस एक भी अटेम्प्ट रह गया तो सीधा नुकसान है 5 लाख रुपए का। इसी को बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। बिजनेस के अंदर भी जब एक व्यापारी बिजनेस करता है ना, तो नोशनल कॉस्ट को भी वो कंसीडर करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक दुकानदार है, उसके पास अपनी खुद की एक दुकान है जो उसने अभी रेंट पर डाल रखी है। मान लो किसी मॉल के अंदर दुकान है, शॉप है, रेंट पे डाल रखी है, हर महीने रेंट आता है 25-30 हजार रुपए। अब कल को उस दुकानदार के मन में एक बिजनेस करने का आइडिया आ जाए और उसे लगे यार दुकान किराए पे क्यों लूं, मेरी तो खुद की दुकान है, तो क्या लगता है आपको, वो जो 25-30 हजार रुपए का रेंट आ रहा था, क्या इस बिजनेस को खोलने के लिए वो खर्चा नहीं है? वो खर्चा है। आती हुई इनकम अगर आना बंद कर दे, खर्चा है। यानी वो जो रेंट पहले आ रहा था, इनके बिजनेस चालू करने के बाद वो नहीं आएगा, तो वो इनकम क्या बन गई? कॉस्ट। लेकिन आप बोलोगे सर ये खुद रेंट की पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, इन्हें थोड़ी रेंट पे करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेंट पे करने की एंट्री नहीं आएगी। लेकिन यहां बात कर रहा हूं मैं डिसीजन मेकिंग की। प्रैक्टिकली सोचो, भूल जाओ प्रॉफिट लॉस को, प्रैक्टिकली सोचो, अगर उस दुकान से होने वाली इनकम उस रेंट के अमाउंट से कम है तो भाई साहब बिजनेस करना बेकार है। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अगर 25,000 रुपए आता हुआ रेंट जीरो हो गया, वहां पे कोई बिजनेस किया और उससे आने वाली इनकम 25,000 से कम है, तो ऐसा बिजनेस करना बेकार है। यानी बिजनेस करने में तभी फायदा जब उससे आने वाली इनकम इस रेंट से ज्यादा हो। यानी कहीं ना कहीं ये क्या बन गया रेंट आपका? नोशनल कॉस्ट, यानी कि इंप्यूटेड कॉस्ट। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि कोई काम करने के लिए किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ा, यानी किसी फायदे की चीज को छोड़ना पड़ा। दुकान खोलने के लिए रेंट आता हुआ मना करना पड़ा कि भाई साहब दुकान खाली कर दो, मैं खुद अपना बिजनेस करूंगा, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आती हुई इनकम को मना कर देना इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट।
आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर नोशनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या डिफरेंट है? इनमें मामूली सा डिफरेंस है, बहुत ही मामूली सा। बताता हूं क्या डिफरेंस है। अगर दुकान पहले से खाली पड़ी थी, किसी को रेंट पर नहीं दी गई थी, वो रेंट कमा सकती थी बट नहीं कमा रही थी, तो वो रेंट का अमाउंट क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट। लेकिन अगर रेंट पर चढ़ी हुई थी, रेंट आ रहा था, अब नहीं आएगा, अब इसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही बारीक सा डिफरेंस है इसके बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट मतलब कैश आउटफ्लो। कैश मतलब नकदी, अगर बैंक से करोगे तब भी इसी में आएगा। यानी कोई भी खर्चा, कोई भी वो पैसा जो आपकी जेब से जा रहा है, वो क्या है? आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जैसे आपने क्लासेस को ऑर्डर किया, पेमेंट करी ऑनलाइन, ये क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अच्छा, क्या ये कॉस्ट है? ये एक सवाल है अपने आप में। अगर आपने क्लास खरीदने के बाद अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे नंबर लेके सीए बन गए, तो इट वॉज नॉट ए कॉस्ट, इट वॉज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब वो खर्चा जो कुछ कमा कर दे, लेकिन क्लास खरीद के पढ़ाई नहीं की, इट इज ए कॉस्ट। तो यह है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसके बाद है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, अगर दुकान को टेम्परेरी तौर पर बंद कर भी दिया जाए, तब भी खर्चा करते रहना पड़ेगा, उस खर्चे को बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। एग्जांपल के लिए, अभी अप्रैल के अंदर लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा, तो जिन लोगों ने मॉल्स में दुकानें किराए पर ले रखी थी, अब क्या हुआ? दुकानें तो बंद हो गई, है ना, धंधा डाउन हो गया, सबकी सेल कम हो गई, प्रॉफिट जीरो हो गया, प्रॉफिट जीरो हो गया। लेकिन रेंट एग्रीमेंट है 1 साल का, यानी कि अगर वो जाके बोले ना अपने ओनर को कि मैं इन 2 महीनों का रेंट नहीं दूंगा, तो भाई साहब ओनर लीगली कोर्ट में जाके वो रेंट उनसे ले सकता है। एग्रीमेंट है भाई साहब। तो दुकान बंद कर देने के बाद भी, दुकान बंद कर देने के बाद भी कुछ खर्चा करना पड़ता है, उस खर्चे को बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। ध्यान देना, यहां पर बंद करने की बात कर रहे हैं हम टेम्परेरी तौर पर। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी मार्केट के अंदर और धीरे धीरे कोरोना केसेस कम होना चालू हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को जॉब्स मिलना चालू हो जाएंगी, बहुतों की जॉब चली गई है, जॉब मिलना चालू हो जाएंगी, तो ऐसे में लोग चीजें खरीदना चालू करेंगे। जब चीजें खरीदना चालू करेंगे तो ये भाई साहब दोबारा वही काम करते हुए दिखेंगे आपको मॉल के अंदर। यहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस को टेम्परेरी बंद करने के बाद चलते रहने वाले खर्चे की। भाई कोई धंधा अगर परमानेंट ही बंद कर दिया कि मुझे तो करना ही नहीं, धंधा बेकार है, भैया बिजनेस बेकार है, मेरे को नहीं करना ये वाला बिजनेस, इनकम तो होती नहीं है इसके अंदर, इतनी माथा पच्ची है, तो उसे यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं टेम्परेरी शटडाउन की। जैसे जिम वालों की बात कर लो आप, जिम की दुकानें कह लो, काफी लंबे समय तक जिम खुले नहीं, तो किसी ने अगर जिम की मशीनें रेंट पर ली होंगी, वो खर्चा क्या है? शट डाउन कॉस्ट। मतलब एक ऐसा खर्चा जो बंद करने के बाद, धंधा बंद करने के बाद भी बंद नहीं हो रहा, बड़ा ही ढीठ खर्चा है भाई। हाँ जी। एक और एग्जांपल, शट डाउन कॉस्ट मतलब टेम्परेरी शट डाउन कॉस्ट। अगर बिजनेस को बंद ही करना है पूरी तरीके से, फिर वो क्या बोलेगा? आप मशीन उठा के ले जाओ, तो वो खर्चा आपको शटडाउन कॉस्ट में नहीं आएगा। यानी बिजनेस को अगर परमानेंटली बंद किया और फिर भी कोई खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसे शटडाउन कॉस्ट नहीं कहेंगे। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, कि बिजनेस को बंद करने के बाद भी खर्चा होता रहे। ये नेग्लिजिबल वाले चांसेस है। अगला पॉइंट है आपका संक कॉस्ट। संक बोले तो डूब जाना। डूब जाना सर, खर्चा डूब गया, इसका मतलब है वो खर्चा जो आप पहले कर चुके हो उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। और कहते हैं जो खर्चा पहले कर चुके हो उस खर्चे को डिसीजन लेते वक्त इग्नोर कर दो। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने शहर से दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आए। दिल्ली में आपने एक पीजी रेंट पर ले लिया।
रेंट मान लो है 10,000 पर मंथ। कितना है? 10,000 पर मंथ। अब आपको डिसीजन लेना है। पहले महीने की बात कर रहा हूं, आप जनवरी मंथ में आए थे और जनवरी मंथ में ही आपको लगा कि यार मैंने आके गलती कर दी, जमाना बदल गया है, अब तो पेन ड्राइव पे क्लासेस कर सकता हूं, तो मैं दिल्ली में क्यों पढ़ाई करूं, मैं घर जाके पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो आपके मन में सवाल आया कि मैं फेस टू फेस बैच करूं या पेन ड्राइव बैच करूं। आप क्या ले रहे हो? सोच रहे हो, डिसीजन लेना है आपको, फेस टू फेस करूं या पेन ड्राइव बैच लूं। अब बताओ, ये डिसीजन लेते वक्त आप क्या कंपेयर करोगे? दोनों की फीस, दोनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और दोनों के एंसिलरी खर्चे। अगर फेस टू फेस करते हो दिल्ली में रहना पड़ेगा, दिल्ली में रहना पड़ेगा तो खर्चा कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। और अगर पेन ड्राइव करते हो तो घर जाके भी कर सकते हो, अपने घर से ही पढ़ सकते हो। तो ध्यान देना, जनवरी का रेंट पे कर देने के बाद किसी स्टूडेंट के मन में ऐसा विचार आया कि मैं यहां पे क्यों आया। अब बताओ, पेन ड्राइव करूं या फेस टू फेस करूं, इसका डिसीजन लेते वक्त, कॉस्ट कंपेयर करते वक्त क्या 10,000 रुपए के इस खर्चे को कंसीडर करना चाहिए? आंसर इज नो। ये वो खर्चा है जो हो चुका है भाई साहब, तीर हाथ से निकल चुका है, आपने ओनर को पेमेंट कर दी है। अब चाहे पूरे महीने आप रूम पर मत जाओ, रेंट चल गया उसके पास, रेंट दे दिया आपने, इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग में इसको कभी इस्तेमाल मत करना, कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। संक कॉस्ट के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है, एक है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा आपका है इंप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अरे सर ये तो वही बात आ गई। हाँ जी, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कह लो या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। आपकी जेब से कुछ जा रहा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा है आपका इंप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो आपकी जेब से जा नहीं रहा, यानी कि आप कहीं पेमेंट नहीं कर रहे हो बट वो खर्चा है और उसे बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। सर ऐसा कौन सा खर्चा आ गया जो मेरी जेब से लग भी नहीं रहा, मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता हूं, फिर भी खर्चा है? सुनो एक एग्जांपल। कल को आपके मन में आया कि आप प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिस शुरू कर दिया आपने, क्लाइंट आने में समय लगेगा। मान लो क्लाइंट आने में 1 साल लग गया, मान लो पहला क्लाइंट आने में 1 साल लग गया, तो भाई साहब इस 1 साल के अंदर आपने क्या क्या किया होगा? आप लोगों से जाकर मिले होंगे, आपने सीए फर्म से टाई अप करने की बातें की होंगी, आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गए होंगे, सेमिनार में गए होंगे, वहां पर आपने दोस्ती बनाने की कोशिश की होगी कि भाई कोई क्लाइंट हो तो मुझे दे देना, मैं कर दूंगा, हम रेट तय कर लेंगे। तो ये सब काम करने में कुछ टाइम लगा क्या आपको? हाँ जी टाइम तो लगा। अच्छा क्या इस टाइम की कोई कॉस्ट है क्या? हाँ जी कॉस्ट तो है। कौन सी कॉस्ट? कौन सी कॉस्ट? नोशनल कॉस्ट। वो जो इनकम आप जॉब करके कमा सकते थे, कहां कमा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस को डेवलप करने के अंदर समय लगा रहे हो। यही समय अगर आपने जॉब में लगाया होता तो इनकम आ गई होती भाई साहब। तो इसी को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। तो एग्जाम के अंदर या तो इन टर्म के ऊपर को मीनिंग पूछ लेगा या फिर आपको 4 एग्जाम्पल देके बोलेगा बताओ भाई साहब ये खर्चा कौन सी कैटेगरी में आता है। मान लो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ओन OWN, ओन कैपिटल, अपने खुद के पैसा जो बिजनेस में लगाया है उस पर जो इंटरेस्ट वो कमाता, ये कौन सी कॉस्ट है? तो अगर वो पहले कमा रहा था तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कौन सा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो बस ऐसी कॉस्ट को कैटेगराइज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग करने के बहुत सारे मेथड है। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ जी, ये सारे तरीके एक एक चैप्टर हैं, जैसे सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये सब चैप्टर के नाम हैं जो कॉस्टिंग में आगे पढ़ेंगे हम। चैप्टर के नाम है सारे के सारे। तो किस चैप्टर के अंदर किस प्रकार की कॉस्टिंग करनी सिखाई जाती है हमारे को, ध्यान देना जरा बात को। हॉस्पिटल के अंदर
हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट को दी जाने वाली सर्विसेज में कितना खर्चा करता है हॉस्पिटल, उसको निकालने का तरीका अलग होता है। जब आप प्रैक्टिस चालू करेंगे ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पर आवर आपकी कितनी कॉस्ट है, पर आवर आपकी कितनी कॉस्ट है। मान लीजिए आपने अनुमान लगाया कि 1 घंटे, मान लीजिए पूरे महीने के पहले बात करते हैं, पूरे महीने अगर आप काम करते तो किसी भी कंपनी के अंदर आपको 80,000 रुपए मिल जाते। कितने? 80,000 रुपए। तो आपको अनुमान लगाना है कि भाई 80,000 रुपए मुझे अगर मिल जाते तो 1 घंटे में कितने कमा रहा हूं मैं। तो लगाओ भाई 80,000 डिवाइड बाई, महीने में 26 दिन काम करना पड़ता, 4 संडे, तो डिवाइड बाई 26, और 1 दिन में 8 घंटे, तो 3076 आ गया, डिवाइड बाई कर दिया मैंने 8, तो यह आ गया आपका 384 रुपए, यानी मोटा मोटा 400 रुपए। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, किसी कंपनी में जॉब करते, तो 1 घंटे काम करने के बदले कितने पैसे मिलते आपको? 400 रुपए। तो भाई साहब आपको पता पड़ गया है कि आपका जब क्लाइंट आए तो आपको किस बेस पर उसे प्राइस देना है। मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला जी मेरी ITR भरनी है, आपने सोचा देखा कि यार इसे भरने में तो आधा घंटा लगेगा, अच्छे कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा। मतलब आपकी कॉस्ट कितनी? 200 रुपए। आपने उसे बोला 1000 रुपए लूंगा, और मान लो वो 800 रुपए में मान गया। इसका मतलब क्या? आपने फायदे का काम किया है, आपने 600 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो यह तरीका होता है कॉस्ट पर आवर निकालने का, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर जगह तरीका अलग अलग है। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग की। देखो, जब प्रोडक्शन वही बार बार हो, जैसे कि कोई कंपनी अगर पेन बनाती है तो बार बार पेन ही बनाती रहे, कोई कंपनी अगर कोल्ड ड्रिंक बनाती है तो बार बार कोल्ड ड्रिंक वही बनाती रहे, वही पेप्सी, वही कोका कोला, वही स्प्राइट, वही थम्स अप, है ना। तो इस केस में वो यूज करते हैं सिंगल कॉस्टिंग मेथड, यूनिट कॉस्टिंग ही बोलते हैं इसको। दूसरा है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग से पहले बताऊंगा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि कोई काम दिया आपने किसी को, काम मतलब जॉब। ये कैसी जॉब है? मंथली वाली जॉब नहीं है, ये काम वाली जॉब है। तो उस काम को करने में कितना खर्चा, तो जॉब कॉस्टिंग लगेगी। अच्छा, बहुत सारे काम दे दिए कि भाई आप मेरा ये काम भी करोगे, भाई आप मेरी ITR भरोगे, भाई आप मेरे अकाउंट्स भी करोगे मेंटेन, भाई आप जस्टिस भरोगे मेरी, तो ये क्या है? बैच वाले काम, सारे के सारे काम दे दिए, तो यहां पे लगेगी बैच कॉस्टिंग। तो और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहां लगेगी? जब काम अलग अलग नेचर का हो। जैसे मुझे घर बनवाना है तो मेरे घर का मॉडल, घर का डिजाइन, घर का एरिया, घर में लगने वाली चीजें अलग अलग होंगी, आप बनाओगे अलग होगी, कोई और बनाएगा अलग होगी, तो यहां पे लगेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल। कैसे निकालें? इस काम को करने में कितना खर्चा आने वाला है। उसका रीजन क्या है? हर काम किसी और काम से डिफरेंट है। उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग। जब एक फिनिश गुड्स को बनाने में बहुत सारे प्रोसेस लगाने पड़े, बहुत सारे प्रोसेस, जैसे बात करें शुगर बनाने की तो गन्ने का जूस प्रोसेस करो, फिर चीनी, फिर छोटे छोटे गन्ने बना दो उसको, तो ये प्रोसेस है लंबा। तो कौन सी कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग। एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये कहां लगता है? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। हॉस्पिटल है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। होटल है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्टर है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे के सारे मेथड बताते हैं कि आपको कैसे निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। एग्जाम के अंदर आपके अगले पेज पर दिया गया ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आ चुका है। और कितने नंबर का? 5 नंबर का। कैसे आता है? वो बोलता है बताओ भाई शुगर इंडस्ट्री है, कौन सा मेथड ये लगाएगी कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, शुगर बनाने के लिए प्रोसेस लगाने पड़ते हैं मल्टीपल, तो यहां पर यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो क्या लिखोगे आप? मेथड कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। रियल एस्टेट, वही घर को बनाना, कौन सा मेथड? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। कोल्ड ड्रिंक बनाना, यूनिट कॉस्टिंग मेथड। हॉस्पिटल निकालना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। होटल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्टर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसी से अगर एडवर्टीजमेंट करवाना है तो जॉब कॉस्टिंग। जैसे मैंने किसी को बोल दिया भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह बड़े बड़े बैनर लगाने हैं आपको 500 या 5000, मैंने उन्हें क्या दे दिया? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। आपको लग रहा होगा सर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्यों नहीं? वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वो है जहां पर प्रोडक्शन करने में 1 से ज्यादा साल लगे। घर बनाने में 2 साल, 3 साल, 5 साल
लग सकते हैं। ये कौन सा काम है? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, खत्म बात। कार को बनाने में मल्टीपल कॉस्टिंग, हाँ जी, जब अलग अलग मेथड एक ही फिनिश गुड्स को बनाने में लगे उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। तो ये जो एग्जांपल आपको यहां पे दिख रहा है, ये एग्जांपल आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, 5 नंबर का आ चुका है। आपको बताएगा वो इंडस्ट्री ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और आपसे बोलेगा किन्हीं चार की मेथड ऑफ कॉस्टिंग बता दो, खत्म बात। 4 नंबर 5 नंबर ऐसे मिलेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 1 है यहां पर हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मेरा पर्पस आपको सिर्फ रटवा देना नहीं है, आपको समझाना है कि कोई भी चीज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ही क्यों करते हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं करते, मतलब कॉस्टिंग सब्जेक्ट को फील करवाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये बात समझ में आएगी कि जो ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, कि आपके 20 नंबर आपके पक्के करवा रहा हूं, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।